तभी तेजी से कुलाचे भरते हुए एक बाइक आई, जिसमें से प्रतीक भैया और उसके दोस्त उतरे। जैसा कि जाहिर था, प्रतीक भैया ने उनमें से मोनिका को बाहर खींच निकाला और उसके गालों पर रगड़ कर गुलाल मलने के बजाय गुलाल से उसके गालों को हल्का हल्का थपथपा दिया, मानो वे अपनी मोनिका को तंग नहीं करना चाहते, छेड़ना नहीं चाहते, बस धीरे धीरे सहेजते रहना चाहते हैं। बस इतना ही खेले वे मोनिका के साथ। कभी कभी तो प्रतीक भैया का हाथ पकड़ लेती थी और कभी मेरी अकबकाहट को नजरअंदाज करते हुए उनके कंधे पर ढलक जाती थी। जहां तक प्रतीक भैया की बात थी, तो वो वैसे ही धैर्यवान बने रहे, जैसे छत पर मोनिका को देखने के समय हुआ करते थे। वो मोनिका के पागलपन पर धीरे से हंस देते थे, प्यार से खुश होकर उसके सर पर हाथ फेर देते थे और मुझे ढेरों गिफ्ट देते थे, जैसे एक बार एक खूबसूरत सा पेन, मेरी प्रिय किताब और अनेक बार मेरी पसंद के ढेरों चॉकलेट्स। के गले से निकलती आवाज भी निहायत बैठी हुई, फंसी सी और अस्फुट थी। जो हम समझ पा रहे थे वो बस इतना ही था, पापा जी बस नहीं, मर जाऊंगी, नहीं छोड़ दो, आप जो कहोगे वही करूंगी, सिर्फ आपकी बात मानूंगी, घर के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी, छोड़ दो। नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आज की मेहमान कथाकार वंदना राग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें बहुत खुशी है कि वंदना राग ने देशज का आग्रह स्वीकार किया और गल्पगोई के लिए कहानी पाठ कर रही हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की मेहमान कथाकार का। इस नई सदी के आरंभ के साथ एक तरह से स्त्री रचनात्मकता का विस्फोट हुआ, अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद नई के दिनों में जिस तरह से बड़ी संख्या में स्त्री प्रतिभा कहानी के क्षेत्र में आई थी, वैसा ही कुछ घटित हुआ 21वीं सदी के आरंभ के साथ। वंदना राग की पहली कहानी 1999 में मशहूर पत्रिका हंस में प्रकाशित हुई थी। तब से इनकी कहानियों का सफर जारी है। यूटोपिया, हिजरत से पहले और ख्यालनामा इनकी कहानियों की किताबें हैं। बिसात पर जुगनू इनका उपन्यास है। एक और खास बात जो अलग करती है इनको अपने समकालीनों से, वह है हॉब्सबम की मशहूर पुस्तक द एज ऑफ कैपिटल का पूंजी का युग नाम से इनका तर्जुमा। तो मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं वंदना मैम का और उनको कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। वंदना राग जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये अवसर प्रदान करने के लिए। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपनी चंद कहानियों का पाठ आपके सामने कर पाऊंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मेरी एक कहानी है जो मेरे पहले दूसरे कहानी संग्रह हिजरत से पहले में आई थी। उस कहानी का शीर्षक है, ये राजकमल प्रकाशन से आई थी, और उस कहानी का शीर्षक है मोनिका फिर याद आई। मोनिका फिर याद आई। बच्चों के मुंह से बड़ी बात सुन, बड़ों को शर्मसार होना पड़ता है, और बड़ों के मुंह से बच्चों सी बात सुन। क्या कहता है शास्त्र और आपका विज्ञान? बच्चों के रंगीन बयानों से कुछ डिग्री रंग हटाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए, जब वही बयान एक बड़ा हो गया बच्चा सुनाने लगता है, तो क्या आप उसकी तथाकथित समझदारी का अंश घटाकर उसके बयानों को दर्ज करेंगे? ठीक है, यह आपको ही तय करना होगा कि यहाँ आप कितना सच और कितना किस्सा मान बयानों को स्वीकृत करना चाहते हैं। 80 का दशक संक्रमण काल का वास्तविक स्वयंभू दशक था। तो सच ये है कि इसी काल के दौरान एक शहर था जो फंतासी में नहीं था, बिल्कुल वास्तविक था। यही कहीं था आपके पास अपने ही देश में। वहां रहते थे इस किस्से के राजा, नायक प्रतीक, इस किस्से की रानी नायिका मोनिका, और दोनों की किस्सा बयानी करती एक लड़की, किस्सा गो अनामिका।
यहाँ पर जरा गौर फरमा ले और विशेष टिप बतौर याद रख ले कि यह काल अनामिका के जीवन का भी अंदरूनी संक्रमण काल था और दो प्रकार के घातक संक्रमणों से मुठभेड़ करती ये लड़की किस्से के दरमियान उपस्थित हो न सिर्फ अपने द्वारा अवलोकित स्थितियों को जज्ब करती जा रही थी बल्कि उन सभी घटनाक्रमों पर अपने फैसले भी दर्ज करती जा रही थी। न जाने इसमें कितने सच हैं, कितनी कल्पनाशीलता और कितनी पश्य दृष्टि। आज वह छत पर फिर खड़ी दिखी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने सफेद सलवार के ऊपर कसा हुआ नीला कुर्ता डाल रखा था। उसकी कमर तक झूलती घुनी गुथी हुई दो चोटियां हमेशा की तरह पीठ पर लहरा रही थी। उसका रंग वही फेयर एंड लवली नामक क्रीम लगाने के बाद सा दूध में घुली गुलाब की गुलाबी रंगत सा खिल रहा था। निश्चित था उसने गोरा होने की किसी क्रीम का कभी प्रयोग नहीं किया था, मगर इसके बावजूद ऐसी क्रीमों का विज्ञापन करने वाली नायिका लगती थी। चौंकाने की हद तक आखेट करती खूबसूरती से नवाजी हुई नायिका। छत पर जाते ही उसने अपना सफेद दुपट्टा वही लावारिस पड़ी एक टूटी फूटी टेबल पर मोटी किताबों के साथ सजाकर रख दिया था। दुपट्टा हटाने पर उसके शरीर के उठान और कटाव एक साथ ऊपर नीचे का रेखा चित्र गढ़ते थे। दूसरों पर इस उद्घाटन के खुलने वाले प्रभावों से वह शर्तिया ही जानकार थी, इसलिए प्रत्येक दिन छत पर पहुंचते ही वह अपना दुपट्टा उतार कर रख देती थी। मैं उसकी इस बात को समझ सकती थी क्योंकि मेरे अंदर भी भविष्य को लेकर कुछ इस तरह की योजना तैयार होती जा रही थी। वह तब जब मैं भी दुपट्टे का अपना कुछ ढकने लायक हो जाऊंगी, तब उस न ढकने में कितना मजा आएगा, अवज्ञा वाली बेतकल्लुफी का मजा। मैं उन मजे के पलों को दूरगामी भविष्य से निकट की ओर खिसकाने के लिए ढेरों प्रार्थनाएं भी किया करती थी। वह जिस घर में रहती थी वह शहर के ऊंचे तबके से सेवानिवृत्त पुलिस अफसर का मकान था। बहुत शान शौकत से भरा उसका बाहरी हिस्सा था। अगले हिस्से के इंटीरियर्स भी कांच, स्टील और लकड़ी की संरचनाओं से जगमगाते रहते थे, मगर जिस हिस्से में वह रहती थी वह हिस्सा किराया पर उठाया गया था। कई जगह कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ था, मसलन छत की बाउंड्री वॉल अभी चारों ओर खड़ी नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं अपने कमरे में बैठे बैठे खिड़की से उसके छत पर चल रही सारी बातों को देख पाती थी। मेरी स्टडी टेबल उसी खिड़की के सामने थी और वहां बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क निपटाते हुए मुझे उस पर नजर रखने में बड़ा मजा आता था। मैं जानती थी छत की दूसरी तरफ से कॉलोनी की सड़क दिखती थी और वहीं से हर आने जाने वाला उसे मेरी ही तरह देखता था। वह भी जानबूझकर उजाला रहने तक वहां टहलती रहती थी। कभी कभी टेबल पर रखी किताबें उठाकर हाथ में ले उन्हें उलट पुलट किया करती थी। जिस वक्त मेरे टेबल लैंप जलाने की बारी आती थी उस वक्त वह टेबल पर रखे अपने दुपट्टे को बड़े जतन से उठाकर अपनी छातियों पर जमाकर सीढ़ियों के नीचे उतर जाती थी। एक दिन उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया। आओ ऊपर चले आओ। मैं अचानक यूं पकड़े जाने पर शर्मा गई थी और चूंकि वो मुझे बेपनाह खूबसूरत लगती थी इसलिए मैं अपने को उसके सामने ले जाने से सकुचा भी रही थी। कहाँ वो, कहाँ मैं। आज तो बहुत होमवर्क है, मैंने सिर झुकाते हुए बहाना बनाया। कल आऊंगी। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। अपने नीम के दातून सरीखे शरीर को उठ उठ कर देखती रही और एक नए तरह के बोझ से भरकर मैंने देखा कि मेरा शरीर ही नहीं, मेरे तो बाल भी बड़े रूखे और छोटे हैं और मेरी आंखें, वे तो ठीक से दिखलाई भी नहीं पड़ती थी। अंडाकार काले फ्रेम के चश्मे के भीतर पूरी तरह कैद रहती थी, मानो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था। मैं जितनी बार अपनी तुलना उससे करती थी उतनी ही बार नए प्रकार की हीन भावना से ग्रसित होती जा रही थी। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा था। इस नए शहर में आने के बाद भी नहीं, नए स्कूल में जाने के बाद भी नहीं, नए दोस्तों के न बनने के बाद भी नहीं। वह रात बेहद दुरूह रही, इतनी कि अगले दिन स्कूल की बस पकड़ना मुश्किल हो गया। नींद पूरी न होने से हर काम शिथिल और ढीला बना।
मुश्किल तो इससे और हो गई कि टीचर ने उड़ी शक्ल और सूरत को क्लास में मन न लगाने वाली बात से जोड़कर देखा और सजा बतौर और होमवर्क डाल दिया। अजीब सी तिलमिलाहट मेरे चारों ओर घिरने लगी। रुलाई ही आने को थी, लेकिन मैंने घर पहुंच तुरंत अपने पे काबू किया और मुस्तैदी से होमवर्क निपटाने में जुट गई। दरअसल रात भर उससे न मिलने के हर तर्क के प्रस्तुत होने के बावजूद मेरे अंदर उससे मिलने और दोस्ती करने की इच्छा धड़क रही थी। 5 बजते बजते वह छत पर चढ़ाई। शाम के आगाज को झुठलाती उजली धूप सी चारों ओर तीखी रोशनी फैलाती। आते ही रोज की तरह उसने अपना दुपट्टा टेबल पर जमा दिया। आ जाओ, गप्पे मारेंगे। मैंने सिर झुकाकर मंजूरी दे दी और मम्मा से इजाजत लेने चल दी। मम्मा, वो बगल वाली लड़की है ना, बुला रही है। कौन? सुरिंदर सिंह की बेटी? बेटा, वो तो तुमसे बहुत बड़ी है, तुम्हें उसे दीदी बुलाना चाहिए। मम्मा, मैं तुनक गई। अरे वो इतनी बड़ी भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी, बस। इस तरह बातें कर आप मुझे जाने से रोकिए मत। धत, कैसी बात करती हो बेटा, मैं तुम्हें क्यों रोकना चाहूंगी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि इस शहर में भी तुम्हारे कुछ दोस्त बने। जाओ। जब मम्मा से मैंने बिना किसी नाराजगी के यह कुबुलवा लिया कि उन्हें उस लड़की से मेरी दोस्ती पर कोई एतराज नहीं, उसके बाद ही मैं उसकी छत पर गई। हेलो, मेरा नाम मोनिका है। उसने मक्खन की लोई सी गरम नरम मखमली हथेली मेरी ओर बढ़ा दी। मैं उत्साह से भर गई और अपनी आवाज को अतिरिक्त रूप से मीठा बनाकर बोलने लगी, जो उसकी खूबसूरती के मारक प्रभाव को झेलने की ताकत रखेगा। मालूम है, तुम्हारी मम्मी जब तुम्हें बुलाती है तो हमारे घर पर सुनाई पड़ता है। मैं उछलती हुई पहले वाक्य से ही तुम पर आ गई थी। पता नहीं पहचान की अंतरंग नींव रखने की इस हड़बड़ी को वह पहचान पाई कि नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनते ही वो बहुत सोचते हुए मेरी अनुमान से बिल्कुल अलग किस्म की बात बोल गई थी। सच? मेरे घर का और क्या क्या सुनाई देता है? मुझे उसका ये सोचकर बोलने वाला अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने खट से झूठों को सच बनाकर पेश कर दिया। अरे और कुछ नहीं सुनाई देता है, सिवाय टॉयलेट के फ्लश खींचने की आवाज के। इतना सुन वो खूब जोर से हंस दी थी, एकदम नकली वाली जोर की हंसी। मुझे अजीब लगा। एक, क्योंकि जोर से हंसना उसका स्टाइल नहीं था, और दो, क्योंकि मुझे उसकी हंसी में राहत की झलक दिखलाई पड़ती थी। इसलिए उसकी हसीन शख्सियत के बावजूद उसकी हंसी बिखरने लगी थी। उससे मिलने के बाद चूंकि मैं अपने आप को काफी महत्वपूर्ण मान रही थी, इसलिए मैंने उसकी हंसी वाली बात को देर तक मन में टिकने नहीं दिया। जल्दी से पोंछकर साफ कर दिया। किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? न्यू इंग्लिश एकेडमी। मैंने उससे सारी बातें जल्दी से कह दी। किस क्लास में हो? 8वीं में। और तुम? मैं 12वीं में हूँ। वह फिर सोचते हुए बोलने लगी थी। बोर्ड का इम्तिहान देना है इस साल। वो वीके गर्ल्स कॉलेज है ना, उसी में पढ़ती हूँ। असल में वहां पर पढ़ने का एक फायदा है, कम नंबर आने पर भी ग्रेजुएशन में वही दाखिला मिल जाता है। मेरे दिल में छन से कुछ कटा। इसके इतने कम नंबर आते हैं क्या कि आगे पढ़ने की समस्या से भी ये जूझती रहती है? मेरे लिए एक अनहोनी थी। ऐसा महसूस करने के बावजूद मैंने अपने अंदरूनी भाव के विपरीत अपने ऊपर लापरवाही का रंग चढ़ाते हुए अपने चश्मे को अपनी उंगली से नाक के और ऊपर खिसकाते हुए कहा, क्या बात करती हो, तुम्हारे और कम नंबर? मेरे हृदय से निकलती हुई कारुणिक मिठास भरी आवाज मुझे खुद भी विडंबनाओं से भरी लगी, और मैंने अपने ऊपर पूरा बड़ा होना ओढ़ उसे आश्वस्त किया। हा हा हा, नहीं नहीं, यही सच है। और वो धीमी धीमी हंसी हंसने लगी थी। वह उदास नहीं हुई, लज्जित भी नहीं। मैं और दुविधा में फंसने लगी। अरे ये क्या है? तभी मुझे सड़क पर एक बाइक के जाने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज पर मेरे खिंचावों की प्रतीक मोनिका सिंह, जिसे मैं न जाने खुश करने के कितने यत्न कर रही थी, वही मुझे छत के उस छोर पर अकेला छोड़कर दूसरे हिस्से पर भागकर चली गई। उसके इस बेसब्र बेसुधपने से मैं अचकचा गई और नहीं जानती क्यों मेरी नजर पहले उसके दुपट्टे पर गई और उसे वहीं रखा देखकर मेरी नजर
तल्लीनता से उसका पीछा करने लगी। वह कुछ देर वहीं खड़े खड़े नीचे देख हथेलियों से इशारे करती रही। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे भी इशारा कर अपने पास बुला लिया। मैं आसक्त चुंबक से खिंची उसकी ओर चल दी। उसने मुझे नीचे का दृश्य दिखाया। मैंने देखा वह सड़क पर धीमी गति से चल रही एक मोटर बाइक मुझे दिखा रही थी। मोटर बाइक से भिन भिन करती ढेर सारी मधुमक्खियों की आवाज आ रही थी। बाद में उसने रहस्य से मेरे कान में खूब स्पष्ट शब्दों में बोला था, वह जो बाइक पर पीछे बैठा है ना, वो प्रतीक है। हमारे बीच कुछ कुछ चल रहा है। उसका ये बताने का अंदाज इतना फिल्मी था कि मैं रोमांचित हो गई। मैंने उसके बाद ही मैंने दृश्य की महत्ता को समझा। मैंने पहले आवाज सुनी, फिर बाइक की पिछली सीट पर बैठे सवार को देखा। सब का सब स्लो मोशन में। प्रतीक जो बाइक के पीछे बैठा था मुझे देख लगातार मुस्कुरा रहा था। मैं भभूके सी लाल पड़ गई थी। पता नहीं मैंने अपने ऊपर हंसे जाने पर गर्म हो गई थी और अचानक अपने हीनता बोध के चरम पर पहुंच मेरे शरीर का ताप अपने आप ही चढ़ने लगा था, या प्रतीक और मोनिका का आपस में कुछ चल रहा है, इस उत्तेजक खबर के रहस्य की साझीदार होने से मेरे अंदर एक किस्म की आग प्रज्वलित हो गई थी। सुनो, इस बात को कहीं बताना मत। नहीं नहीं, मैंने अपने अंदर उठते बलबले को बाहर आने से रोकने का भरपूर प्रयास किया और ऊपर से सामान्य बनती हुई बोली, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा होमवर्क बचा है। अरे नहीं, थोड़ा और रुको ना। मन किया पूछ लूं, ऐसा होता है तुम्हारा पढ़ना? कहीं इसीलिए तो। जाने कैसा आकर्षण था लेकिन, जिसके तहत बंद कर मैं उससे कभी कोई ऐसा सवाल नहीं कर पाई, और जैसा जैसा वह कहती गई मैं धीरे धीरे उसी को करने लगी। एक रात रेडियो पर छाया गीत का कार्यक्रम चल रहा था और अचानक मन की रात को डगमग करता एक गीत बज उठा, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों। रात मन में जमते हुए फैसला नकुन स्वरों में सोचने लगी थी, लोगों का पढ़ने में दिल कब नहीं लगता है, और लोग बिना अपराध बोध के इतनी मस्ती में कब गाने लगते हैं? क्या जब प्रतीक जैसा कोई मिल जाता है और उसके साथ कुछ चलने का मन करता है? वैसे प्रतीक भैया बड़े स्मार्ट थे। मोनिका ने इतरा के बताया था, कॉलोनी की दसियों लड़कियां उनकी दीवानी थी, मगर वे तो सिर्फ मोनिका के दीवाने थे। रोज अरदास के पूरे नियम से वो बाइक पर पीछे बैठे हुए सड़क के कई चक्कर लगाते थे। एक दूसरे को दोनों देखते थे, कभी मुस्कुराते थे, कभी दिल पर हाथ रख इशारा करते थे। एक दिन मोनिका ने वहीं से मुझे जोर से गाने को उकसाया था और मैं आदेश अनुसार जोर जोर से आवेश में भर गा उठी थी, जीजा जी, होने वाले जीजा जी, शादी के फेरे हैं साथ और हमारी शर्तें साथ। मेरी अनगढ़ बेसुरी मगर साफ लफ्जों वाली आवाज में गाना सुन प्रतीक भैया सड़क पर बाइक पर बैठे बैठे ही खूब ठठाके हंसने लगे थे। छत पर किए गए खुलासों में से मोनिका का प्रतीक भैया के फ्यूचर के बारे में किया गया खुलासा भी बहुत आशा से भर देने वाला था। पता है, प्रतीक पढ़ने में बहुत अच्छा है और कॉलेज यूनियन में भी है। मेरे सामने एक हीरो कवितान खींचने लगा था। वैसे उसका फैमिली बिजनेस है, अंकल वकील हैं, मगर प्रतीक के बड़े भैया फैमिली बिजनेस संभालते हैं। इस कथन के पीछे उसका यह आशय तो जरूरी था, प्रतीक को पढ़ने के बाद मगज खपाने की जरूरत नहीं होगी, फैमिली बिजनेस उसका इंतजार कर रहा है। जिस रोज मामा ने एक नए तरीके से मुझसे पूछा था, बेटा मोनिका अपने बारे में कुछ बताती है क्या, खुश रहती है वो, उस दिन मैं उनके नए तरीके को समझ न पाने की असफलता से खींच कर बोली थी, मम्मा कैसी बातें पूछती हैं आप। मम्मा ने ठीक तरह से मेरे मामलों में अपने हस्तक्षेप को समझकर बड़े प्यार से कहा था, चिढ़ो मत बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कॉलोनी के लोग बता रहे थे मोनिका के पापा थोड़े अजीब हैं, उनकी नौकरी भी परमानेंट नहीं है और वे मोनिका पर बहुत सख्ती करते हैं, कहीं बाहर आने जाने नहीं देते। अपनी खींच से उबरकर जब सोचा तो मम्मा की बातें सही लगने लगी। वाकई मैंने मोनिका को कॉलेज के अलावा सिर्फ छत पर देखा था, कहीं और अकेले तो बिल्कुल नहीं, न बाजार में न किसी दोस्त के घर। इसलिए तो प्रतीक भैया और मोनिका छत के सहारे प्यार करते थे। दोनों बेचारे। मेरे मन में दोनों के प्यार को अंजाम देने की अवसरहीनता को लेकर दया उमड़ने लगी।
अगले दिन जब उसने वही छत पे खड़े होकर मुझे छत पर आने का इशारा किया तो मैंने चिल्लाकर कह दिया, ना, आज मैं नहीं आऊंगी, आज तुम आओ। मैं जानती थी यह समय प्रतीक भैया और उसके छत पर देखा देखी का समय है और इसे छोड़कर वो आने वाली नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा वह छत पर अपनी मम्मी को ले आई थी और मेरा कमरा और पढ़ने की टेबल दिखाकर कुछ कहने लगी थी। उसके 5 ही मिनट बाद मेरे घर के दरवाजे की घंटी बज चुकी थी। यह तो नई बात हुई। उसका यूं मेरे घर आना मम्मा और हम दोनों के लिए बहुत सुंदर बातों का होना था। वह अपने ऊपर थोपी गई सख्तियों की वजह से और मैं अपने संकोच की वजह से कभी कॉलोनी की सड़कों पर अन्य लड़कियों की तरह नहीं घुमा करते थे। लेकिन अब हम बेलौस हवाओं की तरह रोज मोहल्ले में बहने लगे थे। इसी के साथ प्रतीक भैया से गुपचुप मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया था और मैं ईमानदारी से दोनों की मदद करने में जुट गई थी। दोनों के मिलने के नियत स्थानों में एक अदबना मकान भी था जिसकी दीवारें खड़ी हो गई थी, घर को कमरों में बांटा जा चुका था, मगर जिसकी छत अभी नहीं डली थी। वहां बैठकर हम तीनों अक्सर चांदनी और तारों से बने चंदुबे को देर तक आंख उठाकर देख सराहते रहते थे। वक्त उस दौरान कैसे इतना सरपट भाग जाता था, समझ में नहीं आता था। इधर कॉलोनी में मोनिका जैसी खूबसूरत लड़की के साथ घूमने से मेरी भी पूछ परख बढ़ गई थी। अब उसकी ओर खिंचने वाली लड़कियां मुझे भी भाव देने लगी थी। मोनिका का व्यक्तित्व तो जबरदस्त ढंग से बदलता जा रहा था। छुप छुप करने वाले काम अब वो निडरता से करने लगी थी। जैसे कभी सड़क पर चलते हुए जोर से कुछ गाने लगती, कभी शरारत से अपना दुपट्टा गिरा देती और देर तक नहीं उठाती। इस बीच बीसियों लोग उसे देख लेते थे। इस पर वो खूब जोर से हंसने लगती थी। कभी कभी तो वो प्रतीक भैया का हाथ पकड़ लेती थी और कभी मेरी अकबकाहट को नजरअंदाज करते हुए उनके कंधे पर ढलक जाती थी। जहां तक प्रतीक भैया की बात थी तो वो वैसे ही धैर्यवान बने रहे जैसे छत पर मोनिका को देखने के समय हुआ करते थे। वो मोनिका के पागलपन पर धीरे से हंस देते थे, प्यार से खुश होकर उसके सर पर हाथ फेर देते थे और मुझे ढेरों गिफ्ट देते थे। जैसे एक बार एक खूबसूरत सा पेन, मेरी प्रिय किताब और अनेक बार मेरी पसंद के ढेरों चॉकलेट्स। जब पहली बार मोनिका ने मुझे अलगा कर प्रतीक से मिलने की इच्छा जाहिर की थी तो मैं उसकी आकांक्षा के तनाव से भी अधिक तनावग्रस्त हो गई थी। मुझे अजीब लगा था। वह हड़बड़ाते हुए कह रही थी, आज तुम संजना के साथ थोड़ा घूम लो, इस बीच मैं प्रतीक से अकेले में मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मगर 15 मिनट में आ जाना, वरना आंटी डांटेंगी। वह घोड़ों की तरह तेज भागती हुई कहीं गुम हो गई थी। मुझे लगा वो मेरे अंदर से भी कुछ चुरा कर भाग गई है। मैं लस्त भाव से चलकर संजना के ग्रुप में बैठ गई, लेकिन मुझे उनकी बातों में जरा भी मजा नहीं आया। जब मोनिका को गए हुए आधा घंटा हो गया और वो फिर भी नहीं आई तो मैं नाराज कदमों से घर की ओर चल गई। तभी मुझे अपने पीछे से 2 जोड़ी कदमों के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। वे दोनों थे। वे मेरे नजदीक आए। सॉरी, मोनिका हंसते हुए बोली। थैंक्स, प्रतीक भैया भी उतना ही हाँफते हुए बोले और दुलार से मेरे हाथों बालों में हाथ फेर गए। मैं और सुनना चाहती थी। साझे राज की ताजा राजदराना बातों से रूबरू होना चाहती थी, मगर मेरे सामने कुछ भी नहीं पेश किया गया। निशब्द दुनिया में वास करते हुए हम मोनिका के घर पहुंचे। आज दरवाजा उसके पापा जी ने खोला। उन्हें देखते ही मोनिका के गले से एक घुटी हुई सिसकी बाहर आई। पापा जी, थोड़ी देर हो गई। देर हो गई? देर? थोड़ी देर हो गई? पापा जी ने दांत पीस कर चिल्लाते हुए कहा और मोनिका का हाथ निहायत खुरदेरेपन से खींचकर घर के भीतर कर लिया। बहुत डर के शोर के बाद का सन्नाटा मेरे कानों में सीटी की शक्ल में बजने लगा। साए साए। मैं थरथराते हुए अपने घर पहुंची। अगले दिन मोनिका छत पर नहीं दिखी, न ही मेरे घर आई। फोन उसके घर था नहीं, इसीलिए उसके साथ क्या हुआ इसी आशंका में डूबे हुए मैंने 3-4 दिन बिता दिए। मम्मा की कॉलोनी में घूमने न जाने के बारे में पूछने पर मैंने कह दिया, बहुत सारी कॉपियां कंप्लीट करनी है मम्मा, जब हो जाएंगी तब वो जाऊंगी। फिर वह कई दिनों बाद शनिवार की एक दोपहर को दिखी थी। मैं उस दिन स्कूल से जल्दी आ गई थी, इसलिए मैं उसे देख पाई। वह अपने मम्मी पापा के साथ थी। वे तीनों चिपककर स्कूटर पर बैठे थे। दोनों के बीच फंसी हुई वह मुझे लाल नाजुक फल सी लगी जो थोड़े दबाव में कुचल कर पूरा मलीदा बन जाता।
मुझे उस पर तरस आने लगा, मगर दूसरे ही क्षण जब उसे जोर से हंसते हुए देखा तो छले जाने का एहसास मन में ठाठे मारने लगा। वह तो लगभग खुशी दिख रही थी। उस वक्त मेरे मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि वह अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए शायद ऐसा कर रही है, किसी समझौते के तहत। उस शायद का सच उसी शाम मुझ पर खुल गया। उसके चेहरे पर उसके कुर्ते का रंग खिल रहा था और वो परेशान दिख रही थी। उस शाम वो मेरे घर आ पहुंची। आज हम वो वाली नई पिक्चर देखने गए थे जिसमें पूनम ढिल्लन है ना। पता नहीं क्यों गए हम। मम्मी को लगा होगा इतने दिन मैं घर के अंदर बंद रही, इसलिए कुछ बाहर की हवा खिला लाए, मगर सब उल्टा हो गया। वह बिना रुके, बिना मेरी प्रतिक्रियाओं का इंतजार किए बोले जा रही थी। हाफ टाइम में मैं टॉयलेट गई तो कॉरिडोर में खड़े लड़कों का ग्रुप चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ओए पूनम ढिल्लन स्क्रीन से उतर, यहाँ आ गई, ओए देख पूनम ढिल्लन। इतना सुनते ही पापा जी को जोर का गुस्सा आ गया। वो हमें पूरी फिल्म दिखाए बिना ही वापस ले आए। अरे टॉयलेट गई तो पापा जी को क्यों साथ ले गई? मम्मी को ले जाना था। जानती नहीं क्या पापा जी क्या मुझे मम्मी जी के साथ अकेले कहीं जाने देते हैं? खैर छोड़ो, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट की परमिशन ले आई हूँ। क्या इस बीच प्रतीक मिला? नहीं, मैं भी इस बीच बाहर नहीं गई। ओह, वह अजीब ढंग से उदास हो गई। सुनो, उसने उसी दूसरी दुनिया की खोज से निकलती आवाज में कहा, कल आना मुझे लेने, कल पापा जी शहर से बाहर जा रहे हैं। अगले दिन भी वो वैसी ही बनी रही, एकदम कातर और धुन में रंगी हुई। प्रतीक भैया ने हमें देखते ही खामोशी से इशारा किया और हम उस अदबने मकान की ओर चल दिए जो अब तक दोनों के एकांत में मिलने का सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। जैसे ही हम मकान के फर्श की उगती घास पर बैठे थे, वह रोने लगी थी, पागलों सी बुदबुदाते हुए। उन बुदबुदाहटों के अर्थ खोजना नामुमकिन था, खासतौर से मेरे लिए। लेकिन प्रतीक भैया जरूर समझ गए। तभी उन्होंने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया था और मैं दृश्य देख जोर से अकबका गई थी। मुझे इस तरह देख प्रतीक भैया ने कहा था, थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ प्लीज। हाँ 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 हाँ, मेरी हाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कह नहीं सकती यूं दोनों के प्रति अपने समर्पण भाव को एक्शन में तब्दील होते देख मेरे अंदर कैसा नया दुख जगा था। अदबने मकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठ नजरें जमीन में गड़ाए मैं अनवरत प्रतीक्षा में जम गई थी। सामने से सूनी अंधियारी सड़क पर जाते इक्का दुक्का लोग मुझे सवालिया निगाह से देख रहे थे और मैं अपनी जगह पर सिमट कर धंसती जा रही थी। जी डर और पशुपेश के मारे हलकान हुआ जा रहा था और मैं चौंक कर बार बार अपनी घड़ी देखती जा रही थी। मेरा चश्मा पसीने की वजह से नाक से नीचे लुढ़कता जा रहा था। मेरे अंदर गीली निकृष्ट दर्जे की चिपचिपाहट फैलती जा रही थी। जब 20 मिनट का समय मुझे अझेल युगों समान लगने लगा तो मैंने बड़ी मेहनत से उठाकर अपने आप को वहां पहुंचाया जहां दोनों को छोड़ आई थी। मैंने चोर की तरह झांक कर देखा और पाया कि एक अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश कर गई हूँ, जहां पर दिखलाई पड़ने वाले तमाम रेखा चित्र पूरे अंधेरे के बाद भी अपनी विद्युत चमक लिए ताजीवन मेरे आंख के सामने कौंधते रह जाएंगे। प्रतीक भैया को मोनिका ने कभी न छूटने वाले आलिंगन में कसकर बांधा हुआ था और वह उसकी ठुड्डी अपनी दोनों उंगलियों पर टिकाए उसके होठों को अपने होठों से कभी खोल कभी बंद करते हुए एक ऐसे क्षण की गिरफ्त में फंसे हुए थे जिसका सम्मोहन सिर्फ और सिर्फ मेरे जाने से टूटता। ऐसा ही हुआ। चूंकि मोनिका की पीठ मेरी ओर थी और उसका मुंह लिहाजा वे ही मुझे पहले देख पाए। मुझे देखते ही उनकी पेशानी पर खींच के बल उभरे, मगर उन्होंने अपनी प्रख्यात धैर्य का परिचय देते हुए उन बलों के नामो निशान तुरंत ही मिटा दिए और मुस्कुराते हुए बोले, मोनिका जाओ, घर जाओ, ये घबरा गई है। उस दिन मोड़ से घर तक की यात्रा मीलों चली थी और उसकी थकन मिटाने को हम दोनों के पास कोई भी शब्द नहीं था। उसी रात भयंकर बारिश हुई थी। मैं रात भर डर और दुख से करवटें बदलती रही थी। तुम भी किसी को चाहती हो क्या? मोनिका ने एक दिन यह दहला देने वाला सवाल भी मुझसे किया था। मैंने घबराकर कहा था, हाँ नहीं, मेरा कहाँ। हाँ हाँ, उसने मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर देने वाली हंसी के साथ देखकर कहा था, प्यार करने के लिए सुंदर होना जरूरी थोड़े होता है। मैं उसकी इस क्रूर खूबसूरती को ताकती रह गई थी। न दिन याद है न महीना, मगर दशक वही था और काल वही, खालिस रूप से वही जो किस्से के पहले भाग से चलता आ रहा है।
रात के 8 बज रहे थे और हम दूरदर्शन पर फिल्मी गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम चित्रहार देख रहे थे, जब मोनिका के घर से खूब रोने, चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें आने लगी। हमारा ध्यान टीवी से हट आवाजों पर चला गया और जब हमारे घर के दरवाजे को पीटने की आवाज आई तो मामा और मैं दोनों दौड़कर दरवाजा खोलने चल दिए। सामने मोनिका खड़ी थी। लंबे बाल खुले थे, माथे पर पसीने से कुछ लटें चिपकी हुई, गालों पर तरह तरह के प्रहार किए जाने के निशान थे और बाहों पर हजारों खरोंचे थी। आंटी आंटी, वह विक्षिप्तों की तरह चीख रही थी। देखो आज पापा ने कितना मारा मुझे। कह रहे थे मैं ही लड़कों को देख गंदे इशारे करती हूँ। अरे आओ बेटा अंदर आओ। मम्मी दौड़कर उसके घाव पर डेटॉल लगा रही थी। आंटी देखिए यहाँ, मैं कॉलोनी में प्रतीक के साथ आंख लड़ाने जाती हूँ। पापा ने हद कर दी। पापा ये कह रहे हैं। बताइए आंटी, आप पूछ लीजिए, मेरा प्रतीक से कोई चक्कर नहीं। आप अनामिका से पूछ लीजिए, अनामिका तो प्रतीक को भैया मानती है। मम्मा उसे सहलाती रही, दुलराती रही, चुप कराती रही। मैं सामने उसे एकटक देखती रही। मुझे दिखाई दे रही थी दुपट्टा उतार कर इतराती मोनिका, खाली मकान में विभिन्न मुद्राओं समेत प्रतीक भैया के साथ सायों में समा जाने वाली मोनिका, अपने पीछे मुझे दौड़ाती हुई मोनिका और मुझ पर खूब हंसती हुई मोनिका। मैंने मम्मा से ठंडी आवाज में उनके मोनिका को पुचकारने के दौरान पूछा था, मम्मा ये दुनिया इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है मम्मा? मम्मा ने दुलार से मेरे सिर पर हाथ फेर मुझे भी मोनिका के साथ साथ आश्वस्त करने की कोशिश की थी और जीवन के पहले खतरनाक मोहभंग से उत्पन्न होने वाले विकारों से मुझे बचा लिया था। उस वर्ष होली के त्योहार के ठीक 4 दिन बाद मैं 13 वर्ष की होने वाली थी। कॉलोनी में होली का त्योहार जमकर मनाया जाता था। सब लड़कियां टोली बनाकर एक दूसरे के घर जाती थी। मोनिका को भी उस दिन रंग खेलने की इजाजत मिल गई थी। यह हैरत की बात थी। वह मेरे घर सबसे पहले आई और उसके बाद हम कॉलोनी में निकल गए। बारी बारी सबके घर जाते हुए हम संजना के घर भी गए। उसके यहाँ बड़ा धमाल मचा हुआ था। हम भी उसमें शामिल हो गए। तभी तेजी से कुलाचे भरते हुए एक बाइक आई जिसमें से प्रतीक भैया और उसके दोस्त उतरे। जैसा कि जाहिर था, प्रतीक भैया ने उनमें से मोनिका को बाहर खींच निकाला और उसके गालों पर रगड़ कर गुलाल मलने के बजाय गुलाल से उसके गालों को हल्का हल्का थपथपा दिया, मानो वे अपनी मोनिका को तंग नहीं करना चाहते, छेड़ना नहीं चाहते, बस धीरे धीरे सहेजते रहना चाहते हैं। बस इतना ही खेले वे मोनिका के साथ। मुझे देख वे नजदीक आए और हंसते हुए बोले, कैसी गत बन गई है तेरी, हाँ? मैं उनकी ठिठोली पर शर्मा गई और दूसरी लड़कियों की तरह टूट कर उनको रंग लगाने से बचती रही। फिर वो थोड़े देर बाद मुझे लेकर बोले, मेरे पास आए और मुझे उठने को हुई तो प्रतीक भैया ने मुझे अपने पास बुलाया। एक काम है, जरा लॉन की ओर चलो। संजना के घर के लॉन में केले और कटहल के अनेक पेड़ थे। प्रतीक भैया मुझे वहीं लेकर गए। मैं समझ गई अब भैया मुझसे मोनिका को बुलवाने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, क्या? कुछ नहीं, बस आज ये तो, कहकर भैया ने मेरा चुबुक उठाया और मेरे होठों पर धीरे से अपने होठ रख दिए। महीनों की कल्पना के बाद वास्तविकता में जो क्षण जीवन में कभी न बीतने वाले क्षण के रूप में दर्ज हो जाना चाहिए था, वो फुर्र से उड़ गया। मेरे सारे तंतुओं को छुए बिना परे होता हुआ वह एक क्षण बेमेल, बेअदब, बेकायदा लोगों के बीच घटित हुआ। शायद इसलिए इतना फौरी, इतना उड़नछू बना। निसंदेह उस क्षण में निहित पुरस्कार का संदेश ही वह तत्व था जिसे व्यक्त कर प्रतीक भैया रुई के फाये समान हल्के हो उठे थे। मेरे द्वारा मोनिका और उनके प्रेम को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के कृत्यों को उपहारों द्वारा नवाजे जाने की परंपरा उन्होंने कायम रखी थी। उपकृत कर देने पर आ जाने वाला हल्कापन, रिश्तों की स्थिरता और गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास उन पर हावी होने लगा था और वे उमंग से भरकर गा रहे थे, आज बिरज में होली हो रसिया। उस रोज पहली बार नहाते वक्त मैंने अपने होठों पर साबुन मला था और उस उपहार को हमेशा के लिए धो देना चाहा था, जिससे मेरी शख्सियत को रंग कर रिश्तों में मेरी भूमिका को पुख्ता ढंग से रेखांकित कर दिया गया था। उस दिन के बाद से वह बिना संकोच प्रतीक भैया को हमारे घर के फोन से फोन मिला दिया करती थी।
और वहीं से मिलने की जगह और समय निश्चित कर लेती थी। फिर वह धीरे से मुझे लेकर दिन के अनजाने अनसोचे पहरों में मेन रोड की ओर चल देती थी। वहां किसी बड़े छायादार पीपल के पेड़ के नीचे प्रतीक भैया अपनी बाइक लिए इंतजार करते थे। वह उनकी बाइक की पिछली सीट पर सवार हो जाती थी और अपना दुपट्टा छाती से उतार अपने माथे और मुंह पर नकाब की शक्ल में बांध लेती थी। बाइक स्टार्ट करने से पहले प्रतीक भैया दुलार से कभी मेरे बाल सहला देते थे और कभी शरारत से मेरा चश्मा मेरी आंखों पर और ऊपर की ओर चढ़ा देते थे। मेरी ओर देखती उनकी आंखें एक राज के मजे से मुस्कुराती रहती थीं। मैं अपने दायित्वों के बोझ से और झुककर उन्हें बाय बाय करती थी और तब तक करती चली जाती थी जब तक बाइक सड़क में धुआं उड़ाता बिंदु बन विलीन नहीं हो जाता था। लौटने के पहले दूर तक दिखलाई पड़ने वाले दृश्यों में मोनिका की प्रतीक भैया की पीठ में धसाए गए शरीर का दृश्य भी देर तक टिका रहता था और मैं उस सड़क के बेजुबान पत्थरों को ताकत से ठोकर मारते हुए घर लौट आती थी। इस तरह यह किस्सा अंत की ओर दौड़ने लगा था और अपनी परिणति को प्राप्त होने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा और इससे पहले कि अंत की ओर पहुंचा जाए, अंत से पहले के एक दृश्य का वर्णन होगा। सुबह के 10 बज रहे थे। उस दिन निश्चित ही छुट्टी का दिन था क्योंकि मैं घर पर थी। उस दिन बहुत दिनों के बाद हमें मोनिका के घर से एक बार फिर रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। आवाजों को सुनते ही मम्मा और मैं दौड़कर उसके घर की बाउंड्री वॉल तक चले गए थे, जहां से एड़ियों पर उचकते हुए मोनिका के घर का आंगन दिखलाई पड़ता था। उसी दिन मैं ऐसे खौफनाक दृश्य से रूबरू हुई जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांपती है। मोनिका आंगन के फर्श पर चित्त लेटी हुई थी। उसकी मम्मी जी ने उसे कंधों के बल दबा रखा था और उसके पापा जी उसकी जांघों पर लगभग उकड़ू बैठे उस पर तमाम प्रहार कर रहे थे। मोनिका की अपने हाथों द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश निरर्थक साबित हो रही थी। उसका शरीर माँ बाप के स्पर्शों से बिंधा हुआ प्रतिरोध की क्षमता खोता जा रहा था। उसके गले से निकलती आवाज भी निहायत बैठी हुई, फंसी सी और अस्फुट थी। जो हम समझ पा रहे थे वो बस इतना ही था। पापा जी बस नहीं, मर जाऊंगी, नहीं छोड़ दो, आप जो कहोगे वही करूंगी, सिर्फ आपकी बात मानूंगी, घर के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी, छोड़ दो। काट मार गया वाले अंदाज में मम्मा और मैं काट हो चुके थे। कोई हरकत हमसे आजाद नहीं हुई, न ही हमारे गले से कोई आवाज निकली। हमारी वस्तुस्थिति इतनी कातर थी। उसी अवस्था में हमें देखते हुए मोनिका के पापा जी ने देख लिया था। वे बिफरे पागल कुत्ते समान भौंके थे। भागो, तुम लोगों की शय की वजह से हमारी लड़की बर्बाद हो गई, भागो, भों भों भों। ये कितने खराब तरह का मोहभंग था। मैं पहली बार समझी थी माँ बाप सिर्फ अच्छे नहीं होते, ऐसे भी होते हैं। बाद के दिनों में अपमान से घनीभूत चुप्पी और दूरी की ऊंची दीवार दोनों घरों के बीच खींच दी गई थी। सुना था मकान मालिक ने छत को बाउंड्री वॉल उठाने और नीचे की बाउंड्री वॉल ऊंची करने की मोनिका के पापा जी की इच्छा का सम्मान किया था। मेरा भी कॉलोनी में आना जाना घट गया था। दरअसल घूमने का अब मेरा मन नहीं करता था। मैं बहुत पढ़ने लगी थी। कभी कभी जी करता था प्रतीक भैया को फोन कर उनका हाल लूं, कुछ पता तो चले, मगर फोन करने का ख्याल सिर्फ ख्याल साबित हुआ। फोन का नंबर घुमाते ही मुझे अपने होठों को साबुन से मलकर धो लेने का मन करता था और उसी में इतनी देर लग जाती थी कि फोन करना रह जाता था। कभी कॉलोनी की मार्केट में प्रतीक भैया दिखे भी तो बस इतना कहकर पास से गुजर जाते थे, अच्छे से पढ़ रही हो ना, एग्जाम कब है तुम्हारे, आंटी कैसी हैं। मुझे घनघोर अविश्वास होता था उनके व्यवहार पर। वह मुझे और अपने को मोनिका के बीच से कैसे ठंडे अंदाज में अलग कर दे रहे थे। मैं क्या लगती थी उनकी, कुछ लगती थी क्या। जल्द ही इन घटनाओं के बीतने के बाद वह शहर छूट गया मुझसे। कहने तो शहर के भौगोलिक क्षेत्र से बहुत दूर चली गई मैं, मगर संवेदनाओं के स्तर पर भी वहां बहुत कुछ दफन कराई थी मैं बड़ी हो गई थी, सारे मोह भंगों से उबर, समझदार, टफ। उन लोगों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की। उन्हें नकारने के बावजूद अंदर लेकिन एक बेचैनी बनी रहती थी। अंतिम सत्य तक पहुंचे बिना क्या जीवन का कोई हिस्सा पूरी तरह दफन किया जा सकता है या जिया जा सकता है। त्रिशंकु होने से बेहतर तो चुनाव ही होगा ना, फिर वो गलत हो या सही। इसलिए उनकी खबर मिलती रहे ऐसी इच्छा बनी रही।
यह बात अलग है कि बाद में प्राप्त छितराए किस्म के ब्यौरे मुझे सच से ज्यादा लोगों की अद्भुत कल्पनाशीलता की उपज लगे। जैसे किसी ने कहा था, उन दोनों ने भागने का कार्यक्रम बना लिया था मगर पकड़े गए थे। जिस दिन भागना था उसके पहले ही मोनिका के पापा जी को भनक लग गई थी। उन्होंने उसी रात कॉफी में नशे की दवा मिला दी थी, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी मोनिका किसी चीज को हाथ लगाए ना लगाए मगर कॉफी को मना नहीं कर सकती थी। ना ना ना, कॉफी में नहीं। उस दिन उसकी माँ ने उसके प्रिय खाने राजमा चावल और भिंडी में से किसी में वो दवा मिलाई थी। जिस प्लेटफॉर्म पर प्रतीक भैया इंतजार करते रह गए थे, उसी के ठीक बगल वाले प्लेटफॉर्म पे बेसुध बेहोश मोनिका को दो लोगों की मदद से ट्रेन में लाद कर जालंधर पहुंचा दिया गया था। जालंधर में उसके पापा जी के कुछ रिश्तेदार थे। वहां उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। कोई मिला था मोनिका के पापा जी से दिल्ली में, यूं ही दिल्ली में करोल बाग में टकरा गया था उनसे। वे उस व्यक्ति को देख सकपका गए थे, मगर फिर बड़ी शान से बिना पूछे कहने लगे थे, मोनिका ससुराल में राजी खुशी है जी। 80 का दशक मेरे जीवन का नेपथ्य काल बन चुका है और मुझे आश्चर्य है कालों को सीमाबद्ध करने का बैरोमीटर अभी तक क्यों नहीं बना। क्या कर रही है टेक्नोलॉजी और ये विकास कैसा है, क्या है ये। माने विकास और सिया नाम के दो प्रेमी हरियाणा पंजाब या के वो कहीं भाग गए थे और फिर पकड़कर माँ बापों और समाजों द्वारा मार दिए गए। आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में। यह हाल ही की तो बात है, इसी 21वीं सदी की। यानी नेपथ्य का कोई अर्थ नहीं, यानी भूत और वर्तमान सबका घालमेल जबरदस्त है। यानी प्रतीक भैया और मोनिका ही विकास और सिया हैं या थे। सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। यह सब कुछ दर्ज करने से पहले एक अंतिम खबर और आई थी। सुना था प्रतीक भैया को लोग रोज रात को प्लेटफॉर्म पर भटकते देखते हैं। कुछ घंटे वहीं बिताकर वह लौट जाते हैं। एक दिन किसी दोस्त ने उनकी बाह पकड़ रोक कर पूछा था, क्या करने आते हो यहाँ। उन्होंने उस दोस्त को अजीबोगरीब नजरों से देखते हुए कहा था, कुछ नहीं। वे पागल नहीं हुए हैं, उन्होंने हाल ही में शादी भी कर ली है, मगर वे उस कुछ नहीं को आज भी ढूंढते हैं। अब अगर कन्फेस करूं तो कहूंगी अपनी सारी शंकाओं शिकायतों अवधारणाओं और मोहभंगों के बावजूद मोनिका मुझे कई बार कचोट कचोट कर याद आती है, निरंतर भीतर से कुछ छील कर अपनी उपस्थिति बनाती हुई। लेखक का नोट, अनामिका के कन्फेशन के बाद हमें रुक जाना चाहिए, वरना यह किस्सा चलता ही जाएगा युग दर युग। अनामिका, पता है बचपन से मुझे कहानियों के वो वाले अंत पसंद नहीं। सुन रही हो ना, भले ही वे मजाक में कहे जाएं। मोनिका, कौन से पागल। अनामिका, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बहुत शुक्रिया मैम।